स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति यानी कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का 4th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए, सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग पेपर पर कैसे दिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यदि इस प्लेन बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड के अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, तो देखिए जब भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा तो उसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाएंगे, और जब डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ होगा तो उसको हम डॉट के द्वारा दिखाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक एरो है, अगर वह एरो आपकी तरफ आए तो आपको उसका नोक दिखेगा, तो हम उसको पॉइंट से दिखाएंगे। अगर वही एरो आपसे दूर जाएगा तो उसका टेल दिखेगा, जिसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाएंगे। मान लेते हैं कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस के द्वारा दिखाया। इसके द्वारा, क्रॉस के द्वारा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर है, ठीक है। और हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराया। मान लेते हैं कि यह चार्ज पार्टिकल है, यह चार्ज पार्टिकल क्यू है। हमने इसको भी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया। तो इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा जिसको चुंबकीय बल कहेंगे। उस चुंबकीय बल के प्रभाव के कारण यह आवेश किस प्रकार गति करेगा वो अब समझिए। तो किसी भी आवेशित कण पर या गतिशील आवेश पर, किसी गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल के कारण, है ना, चुंबकीय बल के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उस पर चुंबकीय बल लगता है उसको हम लोग देखते हैं कि वह बल किस दिशा में लगेगा। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। किसी गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उस पर बल लगेगा वह बल की दिशा क्या होगी, इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाइए। ये जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में होनी चाहिए, तो अंगूठा की दिशा जो है वह उस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी। जैसे आप यहीं पर सिचुएशन ले लीजिए कि अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की ओर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, और एक आवेश क्यू आवेश भी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो यह इसका वेग है, कितना वेग है, v। तो ये देखिए हम भी वेग को किधर करते हैं, इधर, इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो इस पर लगने वाला बल किधर है, ऊपर। तो अगर ऊपर की ओर बल लगेगा या F बल ऊपर की ओर लगेगा तो जिसके कारण यह सीधे न जाकर यह ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका वेग ये है। तो ये देखिए अगर हम ये वेग लेंगे तो देखते हैं वेग का, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की यही दिशा रखेंगे और वेग का अगर ये डायरेक्शन अगर ले लेते हैं, ये वेग को बताएगा, ठीक है, तो ये बल को बताएगा, यानी कि इसके कारण ये इधर आ जाएगा, ये बल इधर लगेगा, F बल, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि ये अब ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि वेग का ये डायरेक्शन, फिर बल इधर की ओर लगेगा। आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको अंदर की तरफ रखिए, वेग ऊपर की ओर है, तो ये देखिए अंगूठा किधर आया, इस डायरेक्शन में आया, यानी कि ये बल लगेगा, जिसके कारण ये जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इसका वेग का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो फिर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो फिर ये इधर आ जाएगा, है ना। फिर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, फिर ये ऐसे आ जाएगा, है ना। बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा तो यानी कि ये वेग हो गया, तो बल लगेगा इधर, तो फिर इसके बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं
कि अगर हम किसी आवेश Q को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराएंगे, अगर यह काफी छोटा छोटा हो तो इसको अगर हम सबको कनेक्ट करेंगे तो वह एक वृत्तीय पथ पर घूमना चालू कर देगा। किस पथ पर घूमने चालू कर देगा? वृत्तीय पथ पर। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी आवेश Q को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में यदि हम गति कराएंगे तो यह आगे जाके एक वृत्तीय पथ पर घूमना चालू कर देगा इस तरह से। ठीक है, ये जो है वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से घूमना चालू कर देगा। मान लीजिए कि इसका वेग v है और यह वृत्तीय पथ की त्रिज्या है r। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? r है। कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से। देखिए चाल एक समान ही रहेगा, स्पीड इसका ना घटेगा ना बढ़ेगा, केवल क्या होगा, यह एक वृत्तीय पथ पर गति करना चालू कर देगा। यह आवेश Q है, तो Q आवेश के पास कुछ ना कुछ मास होगा। इसका मास क्या होगा? m। यह कितने रेडियस पर घूम रहा है? r रेडियस पर घूम रहा है। तो किसी आवेश को या किसी भी कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान होता है ना, और वह अभिकेंद्र बल उसे कौन प्रदान करता है? ठीक है, अभिकेंद्र बल होता है किसके बराबर है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं mv²/r। अब देखिए कि इस आवेशित कण को इस वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए यह आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है? तो आंसर होगा चुंबकीय बल प्रदान करता है। कौन बल प्रदान करता है? चुंबकीय बल। और कोई आवेश Q है, यह चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करे तो इस पर लगने वाला बल कितना होता है? तो F बराबर हम पढ़ चुके हैं QVB sin थीटा। लेकिन यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि आवेश को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QVB। तो यह चुंबकीय बल ही है ना इस गतिशील आवेश को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण यह वृत्तीय पथ पर घूमना चालू कर देता है। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। वो देखिए, तो हमने क्या देखा कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में v वेग से गति करता है, ठीक है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण वृत्तीय पथ पर घूमना चालू कर देता है और उसे वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल जो है वह किसका काम करेगा? अभिकेंद्र बल का। किसका काम करेगा? अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो बताइए चुंबकीय बल किसके बराबर होगा? QVB बराबर अभिकेंद्र बल क्या होगा? mv²/r। ठीक है, तो यहाँ से हम v को कैंसिल कर सकते हैं, एक v को, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो v बराबर क्या होगा। तो v बराबर हो जाएगा, है ना, QBr/m। यदि b यानी कि चुंबकीय क्षेत्र q और m को यदि हम अचर ले लें, क्या ले लें? अचर, यानी कि कांस्टेंट ले लें। ठीक है, अगर कोई भी गतिशील आवेश Q, ठीक है, वह कांस्टेंट हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट हो जाए और उस आवेश का मास यदि कांस्टेंट हो जाए तो v जो होगा वह समानुपाती होगा किसके? r के। कहने का अर्थ ये होगा कि बड़े रेडियस वाले का वेग ज्यादा होगा और छोटे रेडियस वाले का वेग कम होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि v समानुपाती, वेग समानुपाती क्या है? रेडियस के। जैसे अगर हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं कि यह पॉइंट O है ना, और यह एक पाथ है और यह एक पाथ है, ठीक है, और यहाँ से एक ही समय में, है ना, इस पॉइंट पर A है और इस पॉइंट पर B है। A और B दोनों अगर इस सर्कुलर पाथ को इस प्रकार से पूरा करना चाहता है कि दोनों एक साथ यहाँ से चलना शुरू करें और एक ही बार यहाँ पर पहुँचे, तो बताइए A और B में से किसका वेग ज़्यादा होना चाहिए और किसका कम होना चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि B वाला, A का जो रेडियस है अगर वह R1 है और B का रेडियस कितना है? R2 है, ठीक है, तो रेडियस बड़ा है तो इसको बड़ा पाथ ट्रेवल करना है, उतना ही समय में इसको कम पाथ ट्रेवल करना है। तो स्वाभाविक है कि B का जो वेग होना चाहिए वह ज़्यादा होना चाहिए किसके? A से।
ठीक है, यानी कि ए जो है वो कम स्पीड से गति करेगा और बी जो है वो ज़्यादा स्पीड से गति करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या प्रूफ करके देता है कि स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस का। रेडियस बड़ा होगा स्पीड ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं परिक्रमण काल, यानी कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं परिक्रमण काल के बारे में। परिक्रमण काल यानी कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, और इसको हम लोग कैपिटल टी से बताते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी आवेशित कण को वृत्ताकार पथ का, इस सर्कुलर पथ का एक चक्कर पूरा करने में उसको जितना समय लगता है उसी को हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में उसको जितना समय लगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो यानी क्या हो जाएगा 2πr, है ना, डिस्टेंस बटा स्पीड, है ना, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी कि समय, टाइम बराबर टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर 2πr बटा v। कहने का अर्थ कि किसी भी आवेशित कण को वृत्ताकार पथ का, सर्कुलर पथ का एक चक्कर पूरा करने में उसे जितना समय लगेगा, तो एक चक्कर पूरा होगा तो वह कितना दूरी तय करेगा, 2πr, कितने स्पीड से, v। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो 2πr, और v का फॉर्मूला हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, QB R, और बटा में क्या हो जाएगा, m। तो आप देख रहे हैं कि r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 2πm बटा QD, है ना। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण काल के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कि रेडियस छोटा हो या रेडियस बड़ा हो, ठीक है, सभी कण जो है वो एक साथ, है ना, सबका रिवॉल्यूशन टाइम क्या होगा, एक ही होगा। जैसे आप फैन में 3 ब्लेड देखते हैं, ठीक है, तो किसी एक ब्लेड की बात कीजिए, तो अगर एक ब्लेड पर, जैसे फैन का हम एक ब्लेड की अगर बात करें, तो इस ब्लेड पर अगर हम 3 पोर्शन ले लेते हैं, है ना, A, B और C, ये 3 पोर्शन ले लिए। अगर यह ब्लेड का, है ना, फैन का अगर यह ब्लेड अगर एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो A, B और C तीनों एक साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि A पहले आ जाएगा, B बाद में आएगा या C बाद में जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस उससे बड़ा है और इसका रेडियस उससे भी बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या ड्राइव किए कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात रेडियस छोटा हो या रेडियस बड़ा हो, सबके लिए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड की बात करें तो स्पीड प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। तो अब आप देख रहे हैं कि पंखे के ब्लेड का ए वाला जो पोर्शन होगा इसका स्पीड कम होगा, बी वाले का ज्यादा होगा, सी वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि इसको बड़ा दूरी तय करना है उतना ही समय में। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोणीय आवृत्ति के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोणीय आवृत्ति के बारे में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगला है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग F से इंडिकेट कराते हैं। तो कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो वह वृत्तीय पथ पर गति करना चालू कर देती है, लेकिन उस वृत्तीय पथ पर 1 सेकेंड में वो जितनी बार चक्कर लगाएगा, ठीक है, कोई भी आवेशित कण 1 सेकेंड में जितनी बार वह वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाए वही उसका क्या कहलाता है, कोणीय आवृत्ति। तो बताइए t टाइम में वह कितना चक्कर लगाया, t टाइम यानी कि परिक्रमण काल, एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगा, t समय, यानी कि t समय में अगर वह एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में वह कितना चक्कर लगाएगा, तो 1/t, और यही 1/t किसके बराबर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा, कोणीय आवृत्ति के बराबर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/t।
1/t। और t का फॉर्मूला तो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 और ये क्या हो जाएगा 2πm, और QB क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा QB, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया QB/2πm। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस से स्वतंत्र होता है। तो हमने ये देखा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करे तो वह आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगती है, और उसे वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ठीक है, और कोई आवेश Q भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे तो चुंबकीय बल कितना होगा QV, और अभिकेंद्र बल किसके बराबर mv²/r के बराबर होगा। यहाँ से v कैलकुलेट कर लेंगे, और जब v कैलकुलेट हो जाएगा तो परिक्रमण काल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और जब परिक्रमण काल कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ से हम कोणीय आवृत्ति भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए कि आगे चल के हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में ये पूरा कैलकुलेशन फिर से रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि यदि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है, और दोनों क्षेत्र अगर एक दूसरे के लंबवत है, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, और किसी आवेश Q को हम कितने वेग से गति कराए कि वह बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाए, ये हम लोगों का क्राइटेरिया है, और यही हम लोगों का टारगेट भी है। तो टारगेट पहले दिमाग में रख लीजिए कि हम लोगों को करना क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, और वेग जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा आवेशित कण का वेग, आवेशित और उसके बाद विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या सिचुएशन ले सकते हैं, तो ये देखिए, अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों ले लें, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ना, और ये आपका z एक्सिस है। हम क्या करते हैं कि y एक्सिस के एलोंग हम विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं, z एक्सिस के एलोंग हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं, और उसके बाद x एक्सिस के एलोंग हम वेग को दिखाते हैं। किसको? वेग को, आवेशित कण का जो वेग है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब ये देखिए, तो हमें क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, z एक्सिस यानी कि बोर्ड के बाहर की ओर। तो बोर्ड के बाहर वाले डायरेक्शन को हम किससे बताएंगे? डॉट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्षेत्र? तो ये आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा बोर्ड से बाहर की ओर है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ऊपर की ओर, यानी कि ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, यह किसका डायरेक्शन हो जाएगा? ई वेक्टर का। ठीक है, ई वेक्टर, ये डायरेक्शन। अब देखिए कि किसी आवेश Q को, यानी कि Q आवेश को हमने v वेग से गति कराया। कितने वेग से? v वेग से हमने गति कराया। तो अब लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बाहर की ओर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर की ओर है, ठीक है, तो ये तर्जनी है, इसको बाहर की ओर रखिए। वेग किधर है बताइए? वेग इस दिशा में है, तो इसको इस दिशा में, अंगूठा किधर गया? नीचे की ओर। कहने का अर्थ यह है कि यह आवेश जो है वह इस तरह से विक्षेपित होकर किसकी दिशा में आ जाएगा? ठीक है, तो यह अगर Q आवेश है तो यह विद्युत क्षेत्र किधर है? ऊपर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है? धन आवेश, और किसकी तरफ जाता है? ऋण आवेश की ओर। तो अगर नीचे में पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लिया, किसको लिया? इलेक्ट्रॉन को लिया, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना चालू कर देगा, यानी कि यह घूमकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब आप ये समझिए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है। तो आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला
विद्युत बल। ठीक है, तो आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा बताइए, Q इंटू ई वेक्टर, Q इंटू ई वेक्टर। लेकिन यहाँ पर बताइए E का डायरेक्शन क्या है, तो E का डायरेक्शन y एक्सिस में है, E का डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस में है, और y एक्सिस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर j कैप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहां से लेते हैं कि F, ठीक है, आवेश Q पर, आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, तो इसके कारण लगने वाला बल बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं, तो एफ ई हो गया। अब यहाँ से एफ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ से वेक्टर नोटेशन न देकर लिख सकते हैं कि वी कौन से दिशा में है, तो इसके लिए हम आई कैप का यूज करेंगे, आई कैप। ठीक है, क्रॉस, उसके बाद बताइए v क्रॉस b, तो ये b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k कैप, ये क्या हो जाएगा, k कैप। तो q इंटू वी क्रॉस b, और इसके साथ हमने इसका डायरेक्शन भी बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि i क्रॉस k क्या होता है, तो i क्रॉस k होता है माइनस j। आपको याद होगा वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ाया था, तो एफ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, और यहाँ से j की माइनस j, तो ये हो जाएगा I क्रॉस k बराबर हो जाएगा माइनस j कैप। तो आवेश पर लगने वाला परिणामी बल बताइए, तो आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। तो अब बताइए एफ ई के जगह पर क्या लिखें, क्यू ई जे कैप, ठीक है, प्लस उसके बाद बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, और यहाँ से माइनस जे कैप। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यह दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो क्यू कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ई माइनस वी बी, और बाहर में आ जाएगा जे कैप। यदि आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम आवेश क्यू को भी वेग से गति कराएंगे तो इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए, जीरो। जब तक परिणामी बल जीरो नहीं होगा वह बिना विक्षेपित हुए नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं परिणामी बल शून्य होने के लिए, परिणामी बल शून्य होने के लिए तो बताइए परिणामी बल शून्य होने के लिए आप Q को जीरो नहीं कर सकते हैं, तो किसको जीरो करना पड़ेगा, तो E माइनस वी बी बराबर होना चाहिए जीरो, यानी कि E बराबर होना चाहिए वी बी, और V बराबर हो सकता है E बटा B। कहने का अर्थ ये है कि किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम आवेश Q को V बराबर E बटा B वेग से अगर हम गति कराएं तो वह बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा, अर्थात उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो होगा, है ना। V का मान E बटा B के बराबर होना चाहिए, इस स्थिति में उसमें कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये रहा आज हम लोगों का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।